नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से काव्य क्लासेस कोटा के डिजिटल मंच पर। मेरा नाम चंदू जैन है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं लाइव आऊं या नहीं आऊं, पर मेरी क्लास आपको जरूर मिलने वाली है। हमने फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए व्याख्याता सीरीज शुरू की थी और इसमें कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के संदर्भ में बात कर रहे थे। इसके पहले हमने आमेर के राजा मानसिंह के संदर्भ में बड़ी बेहतरीन चर्चा आप सभी के साथ की थी। मारवाड़ के राव चंद्रसेन के साथ चर्चा करी और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके साथ साझा किए। आप लोगों का जो अपार स्नेह मिला, प्रेम मिला, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद चर्चा करते हैं मेरे दोस्त अगली महत्वपूर्ण घटना, जिसे हम कहते हैं महाराजा राय सिंह। दो घटनाओं की चर्चा करूंगा, दो राजाओं की बात आप सभी प्यारे साथियों के साथ करना चाह रहा हूं। याद रखिएगा, पहले राजा रहेंगे बीकानेर के। राजा का नाम रहेगा राय सिंह। क्या ये बात क्लियर हो गई? और एक रहेंगे हमारे मेरे दोस्त मेवाड़ के राज सिंह। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मेवाड़ के राजा राज सिंह। बहुत बेहतरीन परिचर्चा यहाँ पर आप सभी प्यारे साथियों के साथ करने वाला हूं मैं। तो आइए परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा बीकानेर के राय सिंह। ठीक है, कौन है बीकानेर के राय सिंह, क्या है बीकानेर के राय सिंह, कब से लेकर कब तक गद्दी पर बैठे, इन मुद्दों पर थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। 1574 में गद्दी पर बैठे और 1612 ईस्वी तक यह गद्दी पर रहे। 1574 से लेकर के 1612 ईस्वी तक। आप याद करो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपसे कहा था कि जब हमने चंद्रसेन जी के बारे में पढ़ा था कि 1570 में अकबर ने पश्चिमी राजस्थान पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नागौर दरबार का आयोजन किया था। इस नागौर दरबार में कई राजाओं ने आकर के अकबर की गुलामी को स्वीकार किया, जैसे जैसलमेर के हर्राय भाटी थे, बीकानेर के कल्याणमल थे, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह थे। इन राजाओं पर हमने चर्चा करी। याद करिए, वहां पर यह बात भी तो आप लोगों के साथ परिचर्चा का एक अभिन्न अंग बनाया था कि कहीं ना कहीं जब बीकानेर का कल्याणमल अकबर की अधीनता करने के लिए आता है तो उसके साथ उसके दो बेटे आए थे, एक का नाम पृथ्वीराज था और एक का नाम राय सिंह था। तो यह वही है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो सुनिएगा, यह कौन है? तो यह कल्याणमल का पुत्र है, पहली बड़ी बात। ठीक है, और अकबर के दरबार, अकबर का दरबारी है, अकबर का दरबारी है। क्लियर हो गई? अकबर ने इसे राय की उपाधि प्रदान करी, राय की उपाधि दी। राय के अलावा इसे महाराजा कहा गया, महाराजा राय सिंह। ठीक है, प्लस 4000 का मनसब दिया। जहांगीर ने मनसब बढ़ाकर 5000 कर दिया। जहांगीर ने मनसब बढ़ाकर कितना कर दिया था? याद रखिएगा, 5000 कर दिया था। क्या यहां तक कोई समस्या? इसके अलावा अकबर ने राय सिंह को शमशाबाद की जागीर और नूरपुर की जागीर भी दी। तो याद रखना अगली बात, शमशाबाद व नूरपुर की जागीर प्रदान करी थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? और यह जागीर किसने दी थी? तो यह बात याद रखिएगा, यह जागीर प्रदान की गई थी अकबर के द्वारा। बहुत बेहतरीन इतिहास को समझने की कोशिश करिएगा। राय सिंह के बारे में कहा जाता है कि साहब राय सिंह, एक बार एक प्रश्न पूछा गया था द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में कि निम्नलिखित में से वह दो राजा राजस्थान के जो मुगल साम्राज्य के स्तंभ कहलाते हैं। तो भैया दो स्तंभ थे मुगल साम्राज्य के, पहला स्तंभ बीकानेर का राय सिंह था, तो दूसरा आमेर का मान सिंह था। कहा जाता है अकबर की राजपूत नीति का आधार स्तंभ यही दो लोग थे। अकबर ने अपनी राजपूत नीति की शुरुआत आमेर के शासक भारमल की पुत्री हरकाबाई से विवाह के साथ की थी, लेकिन उस राजपूत नीति को आगे बढ़ाने वाला, उस राजपूत नीति को शिरोधार्थ करने वाले अगर कोई दो राजा हुए हैं तो वह राय सिंह है और एक आमेर का मान सिंह था। यह बात याद रखिएगा। तो इसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है।
मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है। किताबों में तो यहाँ तक परिचर्चा की जाती है सर। क्या परिचर्चा की जाती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मानसिंह को भी कहा जाता है और राय सिंह को भी कहा जाता है। बहुत अच्छे से इतिहास को समझिएगा। पुस्तकों में तो यहाँ तक बात कही जाती है कि अकबर को अगर कोई गोपनीय चर्चा करनी हो या गोपनीय परिचर्चा किसी के साथ करनी हो तो वह मानसिंह और राय सिंह को ही तवज्जो दिया करता था। क्या ये बात क्लियर हो गई? राय सिंह के बारे में अगर हम इतिहास में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका वास्तुकार करमचंद था। जूनागढ़ के जो सूरज पोल है इस सूरज पोल पर राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है जिसे हम बीकानेर प्रशस्ति भी कहते हैं। तो अगली बात सुनिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा। व्यक्ति कौन है? याद रखिएगा, राय सिंह है। ठीक है। इस राय सिंह ने बीकानेर में, बीकानेर को ही जांगल प्रदेश भी कहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। बीकानेर में जूनागढ़ का दुर्ग बनाया। जूनागढ़ का दुर्ग जो है इसका निर्माण करवाया। क्लियर हो गई? सर जूनागढ़ दुर्ग का जो वास्तुकार है वह कौन था? तो नाम याद रखिएगा जी, वास्तुकार होता है करमचंद। कोई समस्या? चले, जूनागढ़ में एक है सूरज पोल। सूरज पोल क्या है भाई साहब? यहाँ पर है प्रवेश द्वार, यह एंट्री गेट है यहाँ का। इस सूरज पोल पर ही क्या लगी हुई है? तो याद रखना, राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है। इस राय सिंह प्रशस्ति में बीकानेर राज्य का इतिहास मिलता है, इसीलिए इसे बीकानेर प्रशस्ति कहा जाता है। बीकानेर प्रशस्ति कहा जाता है। अब एक बात मैं आप लोगों को और बताता हूँ। देखो मेरे प्यारे साथियों, में अभी अगर जूनागढ़ दुर्ग के बारे में चर्चा करने लगूं तो आधा घंटा तो जूनागढ़ दुर्ग के ऊपर परिचर्चा में ही निकल जाएगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? लेकिन हमें जूनागढ़ दुर्ग नहीं पढ़ना, हमें इतिहास पढ़ना है, हमें कला संस्कृति नहीं पढ़नी है ना। इस जूनागढ़ दुर्ग को ही जमीन का जेवर भी कहा जाता है। और याद रखिएगा, जयमल और फत्ता की प्रतिमाएं भी यहीं पर लगी हुई है। तो याद रखिएगा, इसी जूनागढ़ पे क्या लगी हुई है? तो मेरे दोस्त, जयमल व फत्ता की गजारोही प्रतिमाएं लगी हुई है। गजारोही प्रतिमाएं भी यहाँ पर है। अब एक बात याद रखना जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि आखिरकार ये जयमल और फत्ता है कौन। तो अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो मेवाड़ के शासक उदय सिंह जी ने चित्तौड़ की रक्षा की जिम्मेदारी जिन दो महान व्यक्तियों को प्रदान की थी वह जयमल सिसोदिया और फत्ता ही सॉरी, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया था। ठीक है। बाद में इनकी वीरगति हो जाती है तो फत्ता की पत्नी फूल कंवर के द्वारा जोहर किया जाता है। ये बात थोड़ा सा याद रखना। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद अगर हम थोड़ी सी और बात करते हैं तो कहा जाता है कि राय सिंह के समय ही बीकानेर की चित्रकला का प्रारंभ होता है। क्लियर हो गई? और चित्रित जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वह भागवत पुराण माना जाता है, जबकि बीकानेरी चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो बीकानेर के शासक अनूप सिंह के काल को कहा जाता है। ठीक है। तो एक लाइन और यहाँ पर याद रखेंगे, राय सिंह लिख रहे हैं। ठीक है। अब राय सिंह के समय क्या हुआ? तो मेरे दोस्त कहते हैं बीकानेरी या बीकानेर चित्रकला का शुरुआत हुई। बीकानेरी चित्रकला का प्रारंभ हुआ। चित्रित प्राचीनतम ग्रंथ, चित्रित प्राचीनतम ग्रंथ बताओ भाई कौन सा है? तो याद रखना जी, यह भागवत पुराण है। कौन सा है? भागवत पुराण है। जबकि इसका जो स्वर्ण काल है वह किसके शासन काल को माना जाता है? सर वह माना जाता है अनूप सिंह के शासन काल को। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई? अनूप सिंह के शासनकाल को इसका स्वर्ण काल माना जाता है। बीकानेरी चित्रकला में कौन कौन से रंगों का प्रयोग होता था ये मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूंगा। अब थोड़ी सी राय सिंह जी के बारे में याद करते हैं कि राय सिंह जी को क्या कहा जाता है? राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। जबकि बीकानेर के ही एक शासक हुए, नाम है लूणकर्ण, उनको कल युग का कर्ण कहा था बीठू सूजा ने। ठीक है। राव जयसिंह रोचंद उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब हुई है।
अब ऐसा क्यों कि मुंशी देवी प्रसाद ने रायसिंह को राजपूताने का कर्ण कहा? देखो, घटना है 1578 ईस्वी के आसपास की। बीकानेर में भयानक अकाल पड़ा, बहुत जबरदस्त अकाल पड़ता है। अब मेरे प्यारे साथियों, अकाल पड़ गया, पढ़ना ही था, स्वाभाविक बात है, हमारा राजस्थान है ही ऐसा कि यहाँ पर थोड़ी भौगोलिक परिस्थितियां विषम है और अकाल पड़ जाता है। फिर भी हमारे राजस्थान के वीरों ने, वीरांगनाओं ने इससे अब अकाल की पुनरावृत्ति को रोक दिया है। तो 1578 में अकाल पड़ा, सब बहुत अच्छे से समझिएगा। अकाल पड़ा, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। उस परिस्थिति में राय सिंह जी ने सरकारी अन्न भंडार को खोल दिया और अन्न भंडार को खोल करके आम जनता के लिए उसका दान दिया। इसी दानशीलता के कारण राय सिंह को क्या कहा जाता है? राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। और कर्ण के समान किसी भी की भी तुलना क्यों की जाती है, पता है ना आप लोगों को? कर्ण के समान तुलना इसलिए की जाती है क्योंकि कर्ण से जब उसका अंगूठा मांगा गया तो अंगूठा दान दे दिया था, कुंडल कवच दान मांगे गए तो उसने कुंडल कवच भी दान कर दिए थे। तो दानशीलता में पूरे विश्व के इतिहास में आज दिन तक कर्ण जैसा दानी नहीं हुआ है। समझ में आ गई क्या बात? तो आइए चर्चा करते हैं। राय सिंह, घटना है 1578 ईस्वी के आसपास की है। 1580 78 ईस्वी में अकाल पड़ा तो राय सिंह ने सरकारी अन्न भंडार अन्न भंडार खोल कर दान दिया। ठीक है, क्या दिया भाई साहब? याद रखना जी, दान दिया। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखना, इन्हें कहा जाता है राजपूताने का कर्ण। और यह राजपूताने का जो कर्ण नाम है, यह किसने दिया था? तो यह भी याद रखना, यह नाम दिया था मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद ने। यहां पर एक नोट आप लगा सकते हैं, राव लूणकरण। और इस राव लूणकरण को क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं कलयुग का कर्ण। ये किसने कही? ये नाम दिया बीठू सूजा ने। और बीठू सूजा की किताब कौन सी है? राव जयसिरो छंद। क्लियर हो गई? कौन सी किताब है? याद रखना, राव जयसिरो छंद है। तो मेरे दोस्त, यहां पर मामला ये बना, मामला क्या बनता है बहुत अच्छे से समझिएगा। पहला मामला ये बना कि राय सिंह ने 1578 में अकाल पड़ा तो इन्होंने सरकारी अन्न भंडार को खोल दिया, ओपन फॉर ऑल। ठीक है। अब राजपूताने का कर्ण कहा गया, किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। राव लूणकरण ने को कलयुग का कर्ण कहा जाता है, बीठू सूजा ने कहा है राव जयसिरो छंद नाम की किताब में। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब इसके बाद के इतिहास को थोड़ा सा राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जोड़ने की कोशिश करते हैं। सर, राय सिंह अकबर के समय के एक बहुत बड़े सेनापति भी रहे हैं। ठीक है। 1581 में काबुल अभियान हुआ, तुरंत भेज दिया कि जाओ भाई साहब। 1591 में कांधार और बलूचिस्तान भेजा। 1593 में सिंध के जो है ठट्टा अभियान पर भेजा गया था, जहां पर बुरहान उल मुल्क ने विद्रोह कर दिया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? और 1603 में सलीम के साथ मेवाड़ अभियान पर भेजा। तो ये राजनीति थोड़ा सा आप लोगों को याद रखनी है। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं राय सिंह की। राय सिंह जी आपको पहले भी पता होगा, 2 बार प्रशासक भी रहे थे, मैंने पहले बताया। पहली बार प्रशासक नागौर दरबार के तुरंत बाद रहे थे, मारवाड़ के प्रशासक। फिर उसके बाद जब 1581 ईस्वी में मारवाड़ के चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी यह मारवाड़ के प्रशासक बनाए गए थे। क्लियर हो गई? चलिए, राय सिंह जी, कुछ बात समझिएगा राय सिंह के बारे में। सबसे पहली बात याद रखिएगा, 1581 ईस्वी कहां भेजा गया? तो मुगलों की तरफ से यह गए काबुल अभियान पर। कहां गए भैया? काबुल अभियान पर यह चले जाते।
काबुल अभियान के बारे में कहा जाता है एक ऐसा अभियान था जिसमें सर्वाधिक राजपूतों ने भाग लिया था। इसी काबुल अभियान में मान सिंह अपने पिता भगवान दास के साथ था। यानी कि इस काबुल अभियान में मान सिंह ने भगवान दास के साथ भाग लिया था। मुगल काल का पहला और अंतिम अभियान माना जाता है काबुल अभियान, जिसमें सबसे ज्यादा राजपूतों ने भाग लिया था। क्लियर हो गई। 1591 में आ गया। अगली बात 1591 कहाँ भेजा भैया? याद रखना जी, कांधार। कांधार बलूचिस्तान, कांधार अफगानिस्तान में है। कांधार और याद रखना जी बलूचिस्तान का अभियान किया। कांधार और बलूचिस्तान का अभियान। क्लियर हो गई। चलिए इसके बाद थोड़ा सा इतिहास को और आगे बढ़ाइएगा। तो कहा जाता है 1593 में ठट्ठा अभियान। ठट्ठा एक जगह है सिंध की। तुगलकों का बहुत जबरदस्त संबंध रहा है। भारतीय इतिहास को उठाकर देखिएगा, ठीक है ना। आपके ये फिरोज तुगलक और मेरे दोस्त आपके गयासुद्दीन, सॉरी माफी चाहूंगा, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, इनका संबंध ठट्ठा से रहा है, ठीक है ना। लिखिएगा 1593 ठट्टा एक जगह है ठट्टा, और ये ठट्टा पड़ती है कहां पर? सिंध में, ठीक है। ठट्टा अभियान पर इन्हें भेजा गया था। क्लियर हो गई बात। चलिए इसके बाद अंतिम बात लिखते हैं 1603 की। ये चौथा बिंदु है। और इस 1603 में सलीम के साथ मेवाड़ अभियान पर भेजा। कहां भेजा? तो भैया याद रखना, मेवाड़ अभियान पर भेजा था। तो राय सिंह के जीवन की 3-4 महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं हैं जो उपयोगी है। 1581 में काबुल, 1591 में कांधार बलूचिस्तान, 1593 में ठट्टा और 1603 ईस्वी में सलीम के साथ यह आ जाते हैं मेवाड़ अभियान पर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा साहित्य की चर्चा कर लेता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बात याद रखिएगा। राय सिंह स्वयं साहित्यकार थे, ठीक है। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव और बाल बोधिनी नाम की किताब लिखी थी। तो चलिए थोड़ी बहुत साहित्य की परिचर्चा कर लेते हैं। डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है। स्वयं राय सिंह बहुत बड़े साहित्यकार थे, ठीक है, अपने आप में बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं। कौन? राय सिंह। राय सिंह ने किताब लिखी है पहली, बाल बोधिनी। याद रखना, यह मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। और मेरे दोस्त दूसरी किताब लिखी है राय सिंह महोत्सव। राय सिंह महोत्सव, यह इनकी दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, ठीक है। पहली किताब राय सिंह महोत्सव हो गई, दूसरी बाल बोधिनी हो गई। इनके दरबारी थे जय सोम, माफी चाहूंगा, जय सोहम ने कर्मचंद वंशोत कीर्तनकम काव्यम नाम की किताब लिखी है। क्लियर हो गई। और जय सोम ने अपनी किताब कर्मचंद वंशोत कीर्तनकम काव्यम नाम की पुस्तक में, याद रखना, जय सोम किसका दरबारी? राय सिंह का। और इन्होंने किताब लिखी है कौन सी? कर्मचंद वंशोत कीर्तनकम काव्यम। इस किताब में राय सिंह को राजेंद्र बताया गया है। क्या कहा गया है? याद रखिएगा, राजेंद्र बताया गया है। जय सोम ने कौन सी किताब लिखी है? थोड़ा सा नाम बड़ा है पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। कर्मचंद वंशोत कीर्तनकम काव्य, ठीक है। राय सिंह को राजेंद्र बताया गया है। राजेंद्र कहा गया है, बताया नहीं, कहा गया है, कहा गया है। क्या कहा गया है? राजेंद्र कहा गया है। तो मेरे दोस्त ये थे हमारे राय सिंह जी। बाकी आप जानते ही हैं, लगभग लगभग 1612 ईस्वी 22 जनवरी की बात है। वर्तमान मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में इनका देहांत हो जाता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त 1612 ईस्वी, मध्य प्रदेश, बुरहानपुर में देहांत हो गया। क्लियर हो गई। तो ये थे राय सिंह जी का इतिहास। उम्मीद करता हूं आप लोगों को राय सिंह जी के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वह क्लियर हो गई होगी। राय सिंह जी का कुछ इतिहास हमने मारवाड़ के चंद्रसेन में पढ़ा था, याद रखना, क्योंकि जब 1570 का नागौर दरबार हुआ,
2 वर्ष तक अकबर नागौर में रहा। उसके बाद जब वापस गया तो वह अकबर राय सिंह को यहाँ का प्रशासक बनाकर चला गया था। 1581 ईस्वी में जब हमारे चंद्रसेन जी की मृत्यु हो जाती तो उसके बाद भी राय सिंह को 1581 से 1583 2 वर्षों तक यहाँ का प्रशासक बनाया गया था। क्लियर हो गई ना बात? चलिए थोड़ा सा विचार कर लेते हैं एक बार राय सिंह के बारे में, जो हमने बातें आप लोगों के साथ में साझा की है। अब बात करेंगे मेवाड़ के राज सिंह की। सर बीकानेर के राय सिंह बड़े गजब के राजा हुए हैं, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए। सर राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी तक गद्दी पर रहे। मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है। मान सिंह और राय सिंह को कहा जाता है। अकबर ने शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी। कल्याणपुर का पुत्र थे यह। अकबर का दरबारी था। राय की उपाधि 4000 का मनसब, महाराजा की उपाधि दी। जहांगीर ने 5000 का मनसब दिया। राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ का दुर्ग बनाया, जिसका वास्तुकार करमचंद था। सूरजपोल प्रवेश द्वार था। राय सिंह प्रशस्ति या बीकानेर प्रशस्ति लगी हुई है। जूनागढ़ में जयमल और फत्ता की गजारोही प्रतिमाएं हैं। राय सिंह को बीकानेरी चित्रकला का प्रारंभ किया। चित्रित प्राचीनतम ग्रंथ भागवत पुराण है। स्वर्ण काल अनूप सिंह के काल को कहते हैं। राय सिंह 1578 में अकाल पड़ा। सरकारी अन्न भंडार खोलकर दान दिया था। राजपूताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। राव लूण कर्ण को कलयुग का कर्ण कहते हैं। बीटू सूजा ने यह बात अपनी किताब राव जयसिरो छंद में कही। राय सिंह को 1581 में काबुल, 1591 में कांधार और बलूचिस्तान, 1593 में ठट्टा और 1603 में मेवाड़ अभियान पर भेजा गया। राय सिंह ने बाल बोधिनी और राय सिंह महोत्सव नाम की किताबें लिखी। क्या ये बात क्लियर हो गई? और जय सोम ने कर्मचंद वंशोत कीर्तनकम काव्यम लिखा, जिसमें राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि दी गई है। क्लियर? चलिए साहब, 1612 में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में देहांत हो गया। चलिए अगली महत्वपूर्ण राजा मेवाड़ के राज सिंह, बहुत गजब के राजा सर मेवाड़ के राज सिंह। 1652 में गद्दी पर बैठे थे। तारीख थी 10 अक्टूबर के आसपास की और 1680 तक गद्दी पर रहे। थोड़ा सा इतिहास में राय सिंह जी के बारे में कुछ बातें जो आप लोगों को राज सिंह जी, माफी चाहूंगा, राज सिंह जी के बारे में कुछ बातें जानना चाहिए। देखो, जब ये गद्दी पर बैठे तो उसके तुरंत बाद एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई कि मूल रूप से आप थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाइए तो आपको एक घटना बताता हूं। महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है 19 जनवरी 1597 को, और राज तिलक होता है अमर सिंह प्रथम का। अब उस समय तक भी अकबर जो है वह मेवाड़ को अपने अधीन नहीं ले पाया। अकबर की मृत्यु होती है 1605 में। जहांगीर गद्दी पर बैठा हुआ। ऐसा गद्दी पर बैठते उसका एक ही उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? मेवाड़ को हस्तगत करना, मेवाड़ पर अधिकार करना। कई सारे अभियान जो है वह भेजे जाते हैं, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं मिली। क्लियर हो गई? फिर अंत में खुर्रम को भेजा गया और खुर्रम ने अमर सिंह प्रथम के साथ 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मुगल मेवाड़ संधि कर ली। मुगल मेवाड़ संधि की कुछ बेहतरीन शर्तें थी। पहली शर्त यह थी कि मेवाड़ मुगलकों की अधीनता स्वीकार कर लेगा। दूसरा बात यह थी कि चित्तौड़ का दुर्ग जो अब तक मुगलों के पास था, याद करो 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, ठीक है ना। तो चित्तौड़ का दुर्ग मेवाड़ को वापस दे दिया गया, लेकिन शर्त यह थी कि उस मेवाड़ पर या चित्तौड़ के किले पर कोई नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जाएगा। मेवाड़ के महाराणा को मुगल दरबार में आने से छूट थी, पर राजकुमार को आना पड़ेगा। कर्ण सिंह फिर वहां गए थे, आपको पता ही होगा। मेवाड़ के महाराणा 1000 घुड़सवार जहांगीर इसके मुगल सेना में रखेंगे। क्लियर हो गई? और मेरे दोस्त, वैवाहिक संबंधों की कोई बाध्यता नहीं थी। अब अपने मुद्दे पर आते हैं। यहाँ मुगल मेवाड़ संधि जो 5 फरवरी 1615 में हुई, इसकी एक शर्त निकालते हैं कि चित्तौड़ के दुर्ग में कोई नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जाएगा। अमर सिंह ने नहीं करवाया, कर्ण सिंह ने नहीं करवाया, जगत सिंह ने निर्माण कार्य शुरुआत किया और मेरे दोस्त राज सिंह ने उस निर्माण कार्य को जारी रखा। शाहजहां नाराज हो गया। यो क्या कर रहे हो है तुम? तुम्हारी हिमाकत कैसे हुई? राज सिंह ने कहा जी मैं तो करूंगा, जा तेरे जमे जो कर ले। मैं सादुल्ला खान को भेज देता हूं। सादुल्ला जाओ भाई, चित्तौड़ जाओ, निर्माण कार्य को तोड़ो। तो कबूतर शाहजहां ने कबूतर सादुल्ला खान को भेजा और चित्तौड़ के निर्माण कार्य को तोड़ दिया। ठीक है, अब देखो दिन सब क्या आते हैं भाई साहब। शाहजहां बीमार पड़ा तो उसके बेटे थे 4,
आपको पता ही होगा, दारा शिकोह, सूजा, मुराद, औरंगजेब, चारों में उत्तराधिकार का संघर्ष हो गया। दारा ने पत्र लिखा राज सिंह को, भाई साहब मदद करो। राज सिंह ने कहा तेरे बाप ने चित्तौड़ के निर्माण कार्य को ध्वस्त करवाया था ना, निकल लेना, नहीं करूंगा। भाई साहब वो तो हो गया। औरंगजेब का भी लेटर मिला, आ जाओ भाई साहब मदद करो, आप तो बड़े रोजे, खबरदार अगर मदद की बात की तो नहीं दूंगा। तो दारा सिकोह और औरंगजेब ने मदद लेने का प्रयास किया था, राज सिंह से मना कर दिया। राज सिंह को पता था कि मैंने मदद नहीं कर करके कहीं ना कहीं पंगा मोल ले लिया। इसीलिए राज सिंह जी हमेशा सैनिक जीवन जिया करते थे, एक सैनिक की तरह रहा करते थे। इसीलिए इनकी एक उपाधि आती है विजय कद काटू। कौन सी उपाधि आती है? विजय कद काटू। तो आइए कुछ बात करते हैं राज सिंह जी के बारे में। सबसे पहली बात, चित्तौड़ दुर्ग में निर्माण कार्य जारी रखा। शाहजहां ने सादुल्ला खान को भेजकर तुड़वाया। शाहजहां का उत्तराधिकार संघर्ष, दारा शिकोह वह औरंगजेब ने राज सिंह से मदद लेने का प्रयास किया, नहीं मिली। इनको पता था भाई साहब पंगा तो होगा, है ना, इसीलिए यह कौन सा जीवन जीते थे? तो भाई साहब यह सैनिक जीवन जीते थे। इसीलिए इन्होंने अपनी एक उपाधि रख ली। उपाधि थी, कौन सी थी बताओ? तो नाम याद रखना, विजय कट काटू की उपाधि को धारण कर लिया। कई जगह विजय कद काटू मिलता है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा बस मर्म अर्थ समझ में आना चाहिए। ठीक है। अब एक बात याद करो, आपको पता होगा कि मारवाड़ में एक राजकुमार था, नाम था अजीत सिंह, जसवंत सिंह का पुत्र था और इसका संरक्षक था दुर्गादास। दुर्गादास जी जो है भाई साहब, राज सिंह जी के पास अजीत सिंह को ले आते हैं। अजीत सिंह को केलवा की जागीर दी गई थी, ये बात भी थोड़ा सा याद रखना। तो अगली बात जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, राज सिंह अजीत सिंह कहाँ के हैं? मारवाड़ के हैं। केलवा की जागीर दी थी, जागीर प्रदान करी थी। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। 2 अप्रैल 1679, भारतीय इतिहास का काला दिन। अब आप कहोगे सर भारतीय इतिहास का काला दिन कैसे? अकबर ने जिस जजिया कर को लगाया था, सबसे पहले हम जजिया कर पढ़ते हैं भाई साहब, रोज पढ़ते हैं कि जजिया कर लगाया, हटाया, लगाया, हटिया, लगाया, हटिया। कासिम ने लगाया था सबसे पहले सिंध में, ब्राह्मणों से भी वसूल किया। फिरोज तुगलक ने महिलाओं से, ब्राह्मणों से, बच्चों से, सबसे लिया। ठीक है, अकबर ने हटा दिया, औरंगजेब ने लगा दिया। भाई साहब ये जजिया कर होता क्या? हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर जजिया कर कहलाता है। परिभाषा सुनना चाहते हैं तो ऐसे सुनिए, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जजिया कर कहलाता है। 2 अप्रैल 1679 को औरंगजेब ने लगा दिया। भाई साहब राज सिंह ने पत्र लिख करके विरोध प्रदर्शित किया कि भाई साहब ये क्या चल रहा है जी, गलत बात है। समझ में आ गई क्या बात? बहुत गलत बात है। तो आ जाओ चर्चा करते हैं। राज सिंह ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर
कब लगाया? 2/4/1679 का विरोध किया। इतिहासकार कहते हैं भाई साहब कि राज सिंह जी ने जो ये जजिया कर का विरोध किया था ना, यह विरोध ही औरंगजेब और राज सिंह के मध्य विवाद का मुख्य कारण बना था। क्या ये बात क्लियर हो गई? 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके संदर्भ में तो इतनी ही बात है। अब एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, इनका स्थापत्य, जहां से अक्सर सवाल पूछा जाता है। देखिए सर, इनकी एक रानी हुआ करती थी, नाम था राम रसते। ठीक है, इन्होंने त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। राम रसदे, इन्होंने क्या बनवाया? त्रिमुखी बावड़ी। ठीक है, त्रिमुखी बावड़ी बनवाई। यहां तक कोई समस्या? यार इतिहास में आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है ना पढ़ने में। थोड़ा सा प्रचार प्रसार भी जरूरी है। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ क्या? तो देखो जी, हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, सीधी सी बात यह है भाई साहब घर वाली। ठीक है, परेशान और दुखी, हताश, निराश नहीं होना है, समझिए मेरे दोस्त। हमारा कुछ ऑनलाइन कोर्स है, काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर, फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का पीजीटी। अगर आपका सपना है फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता बनना, वो भी इतिहास विषय से, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही ज्वाइन करिए। लगभग लगभग 450 घंटों का कक्षा कार्यक्रम है। पीडीएफ में प्रिंटेबल नोट्स है, लाइव रिकॉर्डेड सेशन हम आपको देंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, केवल और केवल 3999 में। क्लियर हो गई? आरएस फाउंडेशन के लिए आधुनिक भारत का कोर्स अवेलेबल है केवल 499 में। तो फिर देरी किस बात की भाई साहब, आज ही ज्वाइन करो। है कोई को मोड़ा हो रही हो? है फिर मत बोलना कि सर हम पीछे रह गए। भाई साहब समय पे नहीं पढ़ाई करोगे तो नौकरी कहां से लगेगी? कि मैं ठीक कह रहा हूं कि, है ना? आप वैकेंसी आने के बाद सोचते हो जी किसी कोचिंग का कोर्स लें, किसका नहीं लें। उससे बढ़िया अभी लेके अभी तैयारी शुरू कर दो, ताकि समय पे नौकरी लग जाए, है ना? तो यह कोर्स आप सभी प्यारे साथियों के लिए है, आज ही ज्वाइन करिएगा। तो रानी रामदास जी ने त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। यहां तक कोई समस्या? राज सिंह जी ने राजसमंद के कांकरोली नामक जगह पर, कांकरोली वही है जहां पर टायर ट्यूब का सबसे बड़ा कारखाना है, वहां पर द्वारिकानाथ का मंदिर बनाया। जय द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। कांकरोली में द्वारिकाधीश मंदिर बनाया। एक आपने नाम सुना होगा नाथ द्वारा, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है यहाँ पर। इसका प्राचीन नाम होता है सिहाड़। ठीक है, इसमें श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया। ठीक है, क्या बनाया सर? श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया, नाथ द्वारा। ठीक है, पूरी कहानी है, उसमें कोई दोराई नहीं है। कि श्रीनाथ जी का जो मंदिर होता है इसे हवेली कहा जाता है। जो संगीत बजता है उसे हवेली संगीत कहा जाता है। यहाँ पर जो चित्रकला है वो पिछवाई कहलाती है। क्लियर हो गई? तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखना। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर भी बनाया था। उदयपुर में अंबा माता मंदिर। क्लास मजे आ रहा है ना पढ़ने में कि नहीं आ रहा? ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने राजसमंद झील बनाई गोमती नदी पर। बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, चलिए एक झील बनाते हैं भाई साहब। राजसमंद झील। ठीक है, कहाँ बनाई? देखो ऐसे भी झील ऐसे बनाई जाती है, मैं आपको बताता हूँ। ये नदी आ रही है, पहाड़ है यहाँ पे बड़े बड़े, पहाड़ों से नदी निकल रही है, डेट्स कॉल्ड गोमती। ठीक है, और ये गोमती नदी का पानी जो है एक जगह इकट्ठा हो गया है, तो ये बन गई राजसमंद झील। डेट्स कॉल्ड राजसमंद लेक। क्लियर हो गई? गोमती नदी के पानी को इकट्ठा करके 1662 से 1676 के दौरान। अब देखो इसका ये उत्तरी भाग होता है। ठीक है, अब समझिए, ये इसका क्या है?
ये इसका उत्तरी भाग है। ठीक है, अब इस उत्तरी भाग को कहा जाता है नव चौकी या नौ चौकी। कोई समस्या? अब इस नौ चौकी पर लगी हुई है राजसिंह प्रशस्ति। क्या लगी हुई है भाई साहब? राजसिंह प्रशस्ति। मूल रूप से अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो सर कहा जाता है कि यह आपके संस्कृत में है, 25 शिलाओं पर है, इसका जो लेखक है वह रणछोड़ भट्ट है। इसमें हमें मेवाड़ का इतिहास मिलता है, और मेवाड़ का इतिहास कहां से कहां तक, तो याद रखना बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक। क्लियर हो गई क्या बात? बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक का इतिहास हमें यहाँ तक मिलता है। यह है राजसमंद झील। लिख लो भाई। अब देखो यार, सब बनी गया तो एक छोटा मोटा घर भी बना देते हैं अपने। क्या जाता है जी भाई साहब, हैं? आपको क्या लगता है? लो साहब, घर में दरवाजा बना दो, खिड़की बना दो, ऊपर डाखला बना दो। ठीक है, अब यहाँ पे सड़क बना दो, सड़क पे डाबुली इंतजार करती हुई है, डाबुली के साथ गोलू भी इंतजार कर रहा है, गोली भी इंतजार कर रही है, और ये हमारा डाबूला जो है ऑफिस से आ रहा है थैला लटका करके। ठीक है, मिठाई लेके आया है ये। चले आ, ओ चले आ, तो भाई साहब ये लो डाबूला आ गया। मजा आया नहीं आया? झूठ मत बोलना, पाप लगेगा। लिख लो। राजसमंद झील, इसका उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है। राजसिंह प्रशस्ति है, 25 विशाल शिलाखंडों पर यह लिखी हुई है, संस्कृत भाषा में है, और मेरे दोस्त रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी है। मेवाड़ का इतिहास है, बप्पा रावल से लेकर के राजसिंह तक की जानकारी हमें इसमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, यह रणछोड़ भट्ट वही है जिसने अमर काव्य वंशावली भी लिखी है। कौन सा ग्रंथ लिखा है इसने? तो इस भाई ने लिखी है अमर काव्य वंशावली। इसका एक ग्रंथ है, अमर काव्य वंशावली। लिख लो। लिख लिया? तो मेरे प्यारे साथियों, हमने बात करी मेवाड़ के राज सिंह के बारे में। चित्तौड़ के दुर्ग में निर्माण कार्य को इन्होंने जारी रखा था। शाहजहां ने सादुल्ला खान को भेजकर तुड़वा दिया। उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, दारा सिकोह औरंगजेब ने राज सिंह से मदद लेने का प्रयास किया। हमेशा सैनिक जीवन जीते थे, इसीलिए उपाधि धारण करी विजय कटकाटू की। ठीक है, राज सिंह ने अजीत सिंह को शरण दी, केलवा की जागीर दी, औरंगजेब के द्वारा लगाए गए जजिया कर का विरोध किया। रानी राम रसदे ने त्रिमुखी बावड़ी, कांकरोली में द्वारिकाधीश मंदिर, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर, उदयपुर में अंबा माता का मंदिर। ऑनलाइन कोर्स है ना काव्य क्लासेस कोटा का, ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, चलो। राजसमंद झील है, गोमती नदी पर बनाई सर। उत्तरी भाग जो है वह नौचौकी कहलाता है। यहाँ पर राज सिंह प्रशस्ति है, संस्कृत भाषा में 25 विशाल शिलाओं पर है, और लेखक रणछोड़ भट्ट है। मेवाड़ का इतिहास है, बप्पा रावल से राज सिंह। ग्रंथ है अमर काव्य वंशावली। समझ में आ गई क्या बात? और सर सलह कंवर का नाम आप सभी ने सुना होगा। आप सबने एक बड़ी बड़ी वीरांगना सलह कंवर का नाम सुना होगा, जिसे इतिहास में हम हाड़ी रानी कहते हैं। बेसिकली मामला क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। किशनगढ़ का शासक था मानसिंह। उसकी एक बहन थी चारुमती। चारुमती का विवाह मानसिंह औरंगजेब के साथ करना चाहता था।
लेकिन वह चारुमती चाहती थी कि मैं अपना विवाह मेवाड़ के राज सिंह के साथ करूं, तो तुरंत पत्र लिखा कि आओ साहब मेरी मदद करो। अब राज सिंह जी ने वह पत्र फॉरवर्ड कर दिया किसे, सलूम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत को, कि भाई तुम जाओ और बचाकर लेकर आओ। तो किशनगढ़ पर आक्रमण करने का आदेश प्रदान किया। जिस दिन आदेश मिला राज सिंह जी का किसे, रतन सिंह चुंडावत को, उसी दिन रतन सिंह चुंडावत बूंदी के संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री सलह कंवर से शादी करके लौटा ही था, घर ही आया था, नापा नूपी की रस्म ही हो रही थी, यानी कि विवाह की परंपराएं चल रही थी, घर आया ही था, तभी पत्र प्राप्त हो गया। जैसे ही पत्र प्राप्त हुआ तो वो तो तैयार थे, हमारे राजपूत योद्धा तो वैसे भी युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन वह अपनी पत्नी सलह कंवर से कहता है, नवविवाहिता से कहता है कि मुझे कुछ निशानी दे दो, मैं युद्ध भूमि में लड़ने जाऊंगा, मुझे तुम्हारी याद आएगी। सलह कंवर ने विचार किया कि अगर इनको मेरी याद आई और अगर इन्होंने युद्ध सही तरीके से नहीं किया तो यह तो हमारा शौर्यता के खिलाफ होगा। सलह कंवर ने उन्हें इंतजार करने की कहा और अपनी गर्दन काट करके दे देती है कि जाओ ले जाओ। सोचो मेरे दोस्त, इतिहास में यही सलह कंवर हाड़ी रानी के नाम से जानी गई। राजस्थान सरकार ने जब पहली महिला बटालियन स्थापित करी तो हाड़ी रानी के नाम पर ही की थी, जिसका मुख्यालय अजमेर रखा गया था। मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ राजस्थान की वीरांगनाओं को, शत शत नमन है सर। राजस्थान में ऐसे एक नहीं हजारों ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें हम इतिहास में याद कर सकते हैं। तो ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए मेरे दोस्त कमेंट करके। आपका मोटिवेशन, आपका प्यार इसी तरह बना रहे। याद रखिएगा, क्लास अच्छी लगे तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, बस ये निवेदन है मेरा, ठीक है। बाकी आप ऑनलाइन कोर्स के लिए संपर्क कर सकते हो डायरेक्ट मुझसे। हेल्पलाइन नंबर 8802060952। एक कदम कामयाबी की ओर, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।